Yes. Now we are going to discuss few doubts of assignment and other books. Yes. It is question number 19. ठीक है. 12 gram of an alkaline earth metal gives 14.8 gram. M is the alkaline earth metal. Alkaline means second group element. Alkaline earth metal, सेकेंड ग्रुप. ठीक है, ये सेकेंड ग्रुप एलिमेंट है. 12 ग्राम, इसका 12 ग्राम कह रहा है वो. 12 ग्राम टेक पार्ट इन रिएक्शन. 12 ग्राम टेक पार्ट इन रिएक्शन विद नाइट्रोजन with N2 and produce 14.8 ग्राम ऑफ इट्स नाइट्राइड, करस्पॉन्डिंग नाइट्राइड. अब नाइट्राइड कैसा बनेगा इसका? ये सेकंड ग्रुप एलिमेंट है, इसका मतलब है इसकी वैलेंसी, इसका स्टेट क्या होगा? +2 होगा. और जब मेटल के साथ नाइट्रोजन होगा तो उसका स्टेट -3 होगा. यानी फॉर्मूला होगा M3N2. मैंने पहले ही कहा ऐसा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है तो यू हैव टू बैलेंस इट. ठीक है, हाँ यही होगा M3N2. क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन 3 होगा, उसकी वैलेंसी उस 3 से मल्टीप्लाई, इसकी वैलेंसी 2 होगी, इससे 2 से मल्टीप्लाई, M3N2 बनेगा. कितना वेट? 14.8 ग्राम. ठीक है, और इसे बैलेंस कर लेते हैं तो ये N2 तो बैलेंस है लेकिन ये बैलेंस नहीं है तो 3x. ठीक है, ये हमारी एक बैलेंस्ड इक्वेशन होगी. अब वो जानना चाहता है एटॉमिक मास ऑफ द मेटल. एटॉमिक मास ऑफ द मेटल. ठीक है, लेट द एटॉमिक मास ऑफ मेटल इज़ m. ठीक है, m मान सकते हैं, x मान सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, चलिए तो अब अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन देखते हैं पहले. अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन का अकॉर्डिंग क्या है? इसके 3 मोल्स है ना. 3 मोल्स मतलब 3 × m, क्योंकि 1 मोल का मास क्या है? ग्राम पर मोल लिख देता हूँ मैं, ग्राम पर मोल. ठीक है, तो 1 मोल का मास है m, तो 3 मोल्स का कितना होगा? 3m. 3m ग्राम. ठीक है, अकॉर्डिंग टू 3m ग्राम ऑफ मेटल m कैन प्रोड्यूस कितना? 3m से कितना बनेगा? अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन बात कर रहे हैं हम. 3 × m + 28 इतने ग्राम ऑफ मेटल नाइट्राइड. तो इतने ग्राम से हम इतने ग्राम प्रोड्यूस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द बैलेंस्ड इक्वेशन. अब क्या करते हैं? सीधा लिख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या न्यूमेरिकल या डेटा, गिवन डेटा, उसमें क्या दिया हुआ है? उसने कह रहा है 12 ग्राम, 12 ग्राम. तो 3m ग्राम इतने के साथ रिएक्ट करेगा, तो 12 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा? कैन प्रोड्यूस कितना हो सकता है? 3m + 28 अपॉन 3m × 12 इतने ग्राम ऑफ मेटल नाइट्राइड. और ये कितना गिवन है? ये तो हुआ, ये इसकी वैल्यू, और गिवन कितना है? 14.8 = 14.8 ग्राम. ठीक, तो बस आपके पास एक इक्वेशन आ गई है. आपके पास क्या है? आपके पास है 3m + 28 × 12 अपॉन 3m = 14.8. ठीक, तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं. ठीक, तो ये हो जाएगा 3m × 14.8, 12 × 3m, 28 × 12. ठीक है, देयरफॉर अब यहाँ से m को सॉल्व कर लीजिए. ठीक, तो m को मैंने सॉल्व किया है वो m की वैल्यू 40 है, यानी कि m का आंसर कितना आ गया? 40 ग्राम पर मोल आ जाएगा. ठीक है, 40 ग्राम पर मोल. चलिए ठीक, नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26. इसे इक्विवेलेंट मास से भी सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, जो 19 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है. बस हमारी डेफिनेशन जो लिखी हुई थी उस डेफिनेशन में हमें नाइट्रोजन और ऐड करना पड़ेगा. उसमें हमने लिखा था 8 ग्राम ऑक्सीजन,
ठीक है, 35.5 ग्राम Cl, 1 ग्राम हाइड्रोजन, 108 ग्राम सिल्वर, उसी में हमें नाइट्रोजन भी ऐड करना होगा 14/3 ग्राम, 14/3 ग्राम। ठीक है, तो आप चाहें तो उससे सॉल्व कर सकते हैं आप इसे, लेकिन इक्विवेलेंट मास सॉल्व करने के बाद फिर वैलेंसी 2 से मल्टीप्लाई कर देना। इक्विवेलेंट सॉल्व करने के बाद मल्टीप्लाई बाय 2 करना है आपको, तो इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू द एटॉमिक मास। ठीक है, तो और इक्विवेलेंट मास कैसे सॉल्व करोगे मैंने बता दिया है, जो डेफिनेशन लिखी है इक्विवेलेंट मास की, उसी डेफिनेशन में 14/3 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन और ऐड कर लेना उसमें 14/3 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, अगर इक्विवेलेंट मास से सॉल्व करना चाहते हो, अदरवाइज़ तो ये डायरेक्ट लिखा ही है। ठीक है, 26 क्वेश्चन क्या है, इफ़ द वेट ऑफ 5.6 लीटर ऑफ गैस एट STP इज़ 11 ग्राम, W इक्वल टू 5 W इक्वल टू है 11 ग्राम, 11 ग्राम। ठीक है, और वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 5.6 लीटर एट STP, यानी किसी गैस का वॉल्यूम 5.6 लीटर है और उसका मास है 11 ग्राम। ठीक है, तो हम लैंग्वेज लिख लेते हैं, 5.6 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस हैज़ मास इक्वल टू 11 ग्राम एट STP। ठीक है, लैंग्वेज लिख लिया, तो 1 लीटर वॉल्यूम का मास क्या होगा 11/5.6 ग्राम एट STP, और हम किसके लिए सॉल्व करेंगे 22.4 लीटर के लिए। क्यों 22.4 लीटर के लिए क्यों सॉल्व करेंगे, इससे क्या आ जाएगा मोलर मास आ जाएगा, क्या आ जाएगा मोलर मास। 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ द गैस हैज़ मास, मास यहाँ पर मास का मीनिंग क्या होगा मोलर मास होगा। ठीक है, 11 × 22.4 अपॉन 5.6 ग्राम, तो ये कैंसिल आउट, 5 4 आ गया और 24, ठीक है 44 ग्राम इज़ द मोलर मास, ये आ जाएगा मास ऑफ 1 मोल। क्यों 1 मोल का मास क्यों होगा, क्योंकि ये 1 मोल का वॉल्यूम है, तो 1 मोल का वॉल्यूम क्या हो शो करेगा 1 मोल का मास शो करेगा। ठीक है ना, 1 मोल वॉल्यूम ऑफ द गैस शोज द 1 मोलर मास, तो 1 मोल वॉल्यूम 1 मोलर मास। ठीक है, तो 44 ग्राम। अब 44 ग्राम किसका है, 4 ऑप्शन है, फॉस्फाइन पहला ऑप्शन, PH3, क्या ये 44 के इक्वल है, नहीं, फॉस्फोरस होता है 31 + 3। सेकंड ऑप्शन है फॉस्जीन होता है COCl2, 12 + 16 + 71, ये तो ज़्यादा है। तीसरा ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड NO, ये है 14 + 16, ये भी नहीं है, और अगर 3 नहीं है तो फोर्थ वन तो हो गए ऑब्वियसली, N2O, ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड, 14 × 2 + 16, यही आंसर है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो ये जो नेम लिखे हुए हैं ये थोड़ा नेम आप अभी रिसेंटली याद कर लेना, वैसे ये 12th क्लास में आगे धीरे धीरे या 11th में कुछ कंपाउंड्स पढ़ते रहोगे, इनमें ये तो सभी 12th क्लास में ही आने हैं, 11th में तो कोई नहीं आएगा, तो 12th में आप ये स्टडी करोगे। अभी जो क्वेश्चन मिलेगा उसमें आपको फॉर्मूले लिखे मिलेंगे, उसमें आपको ये इस तरह से नाम नहीं लिखा मिलेगा। ठीक है, तो नाम की टेंशन कोई नहीं है, अभी आपको फॉर्मूले मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है सल्फ़र फॉर्म्स द क्लोराइड H2Cl2, सल्फ़र 2 क्लोराइड बनाता है, एक H2Cl2 बनाता है एंड SCl2 बनाता है। वो इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ़र इन SCl2, इसमें इक्विवेलेंट वेट सोल्व करना चाहते हैं। तो क्या बताया था, किसी भी मेटल का किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास किसके इक्वल होता है, द मास विच रिएक्ट विद 35.5 ग्राम ऑफ Cl। तो इसमें क्या देखेंगे आप, हम देखेंगे 2 Cl हैं, 2 Cl कितना होता है 71, तो 71 ग्राम ऑफ Cl रिएक्ट्स और कंबाइन विद कितना सल्फ़र, कितना है एक मतलब 32 ग्राम, एक 1 मीन्स मतलब 1 मोल 32 ग्राम ऑफ सल्फ़र। तो 71 32 के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमें किसके साथ देखना है 35 ग्राम के साथ। क्यों, क्योंकि वो दैट वेट विच कंबाइंड विथ 35.5 ग्राम ऑफ Cl इज़ नोन एज इक्विवेलेंट मास।
तो ठीक है, 71 के लिए 32 है, तो 35.5 के लिए कितना होगा 16 ग्राम ऑफ सल्फर इक्वल टू द इक्विवेलेंट वेट। डेफिनेशन एक बार रीड कर लेना इक्विवेलेंट में इस वेट की, क्लियर हो जाएगा आपको ये। इसके बाद 38 भी ऐसी है, इक्विवेलेंट मास ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड ये होता है N2O5। तो बस इसमें भी ऐसी है, ऑक्सीजन के साथ क्या कंबाइन करता है, देखो यहाँ कितने हैं, 16 × 5 ग्राम ऑफ O कंबाइंड विद कितनों के साथ कंबाइन है, 2 नाइट्रोजन के साथ, ठीक है, यानी कि 28 ग्राम के साथ, 28 ग्राम ऑफ N। और कितना देखना कितने के साथ है, 8 ग्राम के साथ, बाय द डेफिनेशन में द मास ऑफ द एलिमेंट कंबाइंड विद 8 ग्राम ऑफ नाइट ऑक्सीजन विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट स्पीसीज। तो ठीक है, 28 × 8/16 × 5, ठीक है, 2 और 14 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 10 8 40 2.8, ठीक है, ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, इट इज़ द इक्विवेलेंट वेट, ये उसका इक्विवेलेंट वेट है, ठीक है। चलिए 35। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 56। क्वेश्चन नंबर 56, ये सब असाइनमेंट के क्वेश्चंस हैं जो आपको असाइनमेंट मिला हुआ है। 56 क्या है, इफ़ 0.5 मोल ऑफ BaCl2 0.5 मोल्स, ठीक है, और मिक्सड विद 0.2 मोल्स ऑफ मिक्सड विद Na3PO4 0.2 मोल्स, ठीक है, और दोनों रिएक्शन करते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और क्या बनता है Ba3PO4 होल ट्वाइस प्लस NaCl, ये बनता है, ठीक है, बैलेंस्ड। और मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, इसके मोल्स अननोन, ये हमें फाइंड आउट करना, बट फर्स्ट वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। सबसे पहले बैलेंस करते हैं इक्वेशन को, ये यहाँ पर 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं 3 लिख लेते हैं, बेरियम इक्वल हो जाएगा, 2 फॉस्फेट लिखे हुए हैं यहाँ 2 लिख लेते हैं, 2 फॉस्फेट हो गए, 6 यहाँ लिख देते हैं बैलेंस, 6 क्लोरीन 6 सोडियम बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, आउट ऑफ दीज टू विच वन इज़ लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। चलिए तो किसके बेस पर देखते हैं, बेरियम क्लोराइड के बेस पर ही देख लेते हैं, ठीक। 3 मोल्स ऑफ BaCl2 रिक्वायर्ड 2 मोल्स ऑफ Na3PO4, 3 मोल्स को रिएक्ट करने के लिए किसके अकॉर्डिंग है, आपको पहले ही बताया था। सबसे पहले देखते हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन, तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस इक्वेशन 3 मोल्स के लिए 2 मोल्स की रिक्वायरमेंट है, तो 1 के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी 2/3 मोल्स की, और 0.5 मोल्स के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होगी 0.5/3 यानी 1/3 0.33 मोल्स ऑफ Na3PO4। तो रिक्वायर्ड और गिवन डेटा, ठीक है, तो रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड है 0.33 और गिवन कितना है 0.2, तो रिक्वायर्ड मोल्स आर मोर देन दैट ऑफ गिवन, और आपको क्या बताया था, यही लिमिटिंग एजेंट होता है, देयरफॉर लिमिटिंग reagent is Na3PO4। Na3PO4 इज़ द लिमिटिंग reagent, क्यों, बिकॉज आपको लैंग्वेज लिखवाई है लिमिटिंग एजेंट की, दो द स्पीसीज और रिएजेंट विच इज़ अवेलेबल विच इज़ प्रेजेंट इन लेस अमाउंट दैन दैट ऑफ रिक्वायर्ड, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, गिवन कम है, अवेलेबल कम है, ठीक है, गिवन या अवेलेबल, ठीक, या डेटा में न्यूमेरिकल में जो भी है वो कम है, इसका मतलब है लिमिटिंग एजेंट है, और लिमिटिंग एजेंट डिसाइड्स द प्रोडक्ट, ठीक है। तो लिमिटिंग एजेंट प्रोडक्ट डिसाइड करेगा, यानी कि 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, 2 से क्या बन रहा है 1 मोल, तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू 2 मोल्स ऑफ Na3PO4 कैन प्रोड्यूस्ड 1 मोल ऑफ बेरियम फॉस्फेट
Ba3PO4, ठीक है। अब 2 मोल से इतना बनता है और न्यूमेरिकल में हमारे पास कितने हैं 0.2 मोल्स, तो न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंग 0.2 मोल्स ऑफ Na3PO4 कैन प्रोड्यूस 1/2 इंटू 0.2, यानी कि ये आ गया 0.1 मोल ऑफ Ba3PO4 ट्वाइस, तो मैक्सिमम 0.1 मोल प्रोड्यूस हो सकते हैं, 0.1 यानी कि फोर्थ आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो एक बार ट्राई करेंगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, धीरे धीरे ट्राई करिए, ठीक है। चलिए लास्ट एक क्वेश्चन और है, ये इसका असाइनमेंट का नहीं है, किसी बुक का क्वेश्चन है ये। डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर containing only N2 and O2 equal to 1.15 ग्राम पर लीटर। ये न्यूमेरिकल में गिवन है। D इज़ द डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी ऑफ ड्राई एयर है, मॉइस्ट एयर नहीं है, ड्राई एयर कंटेनिंग ओनली N2, उसमें बाकी सबको नेगलेक्ट कर दिया है, गैसेस को, सिर्फ N2 और O2 हैं, इतनी डेंसिटी है एट 740 mmHg प्रेशर एंड 300 केल्विन टेम्परेचर, ठीक है। आपको बताना है फाइंड आउट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ N2 बाय मास, यानी टोटल एयर के मास में नाइट्रोजन कितना परसेंट बाय मास है, ठीक है, यानी वेट बाय वेट, वो हमें सॉल्व करना है। वेट ऑफ द नाइट्रोजन का कितना वेट है और टोटल मास में से उसका कितना मास है, ठीक है। तो ये हमें सॉल्व करना है कि वो कितना प्रेजेंट होगा, कितना होना चाहिए, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, क्यों, क्योंकि इसमें एक इक्वेशन यूज़ होगी जो आपने अभी हो सकता है 9th-10th में रीड की हो, अभी तो हमने इस चैप्टर में रीड नहीं की है। वो इक्वेशन है आइडियल गैस इक्वेशन। सॉल्यूशन इसका आइडियल गैस इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, PV = nRT, और PV = nRT हम इसे लिख सकते हैं W/mRT, ठीक है। क्यों, क्योंकि n नंबर ऑफ मोल्स होता है, W/m होता है, ठीक है। देयरफॉर आप इसे लिख सकते हैं P = W/V RT/m, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं P = डेंसिटी RT/m, क्यों, क्योंकि W/W वेट और V वॉल्यूम, तो प्रेशर अब हम लिख लेते हैं इसे, प्रेशर गिवन है 740 mHg, लेकिन ये होता है ATM में, तो इसलिए हमने किससे डिवाइड कर दिया, 760 से डिवाइड कर दिया, 1 ATM। ये मैं वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा कंसेप्ट आगे के चैप्टर का है। 1 ATM = होता है 760 mmHg, तो ATM में प्रेशर होता है, इसी में क्या होता है, यूनिट क्या होती है इसकी, ATM। तो 740/760 = डेंसिटी कितनी गिवन है, 1.15 ग्राम पर लीटर। वॉल्यूम लीटर में ही होता है, ये ग्राम में होता है, ये लीटर में होता है, बिल्कुल ठीक है। ये ग्राम होगा यहाँ पर और ये लीटर होगा, ये तो बिल्कुल ठीक है, 1.15। आर की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर 300 केल्विन, और मोलर मास ऑफ एयर, ये एयर का मोलर मास आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इसे सॉल्व कर लेंगे। अब ये मोलर मास ऑफ एयर क्या आएगा, इट इज़ द एवरेज मास, इसमें दोनों इंक्लूडिंग है। एयर में क्या क्या इंक्लूडिंग है, नाइट्रोजन, N2 एंड O2, ये दोनों का मोलर मास आ गया, ठीक है, दोनों का एवरेज मास आ गया। अब एवरेज मोलर मास किसके इक्वल होगा, एवरेज मोलर मास या मोलर मास ऑफ एयर किसके इक्वल होगा, परसेंटेज ऑफ N2 इंटू इट्स मास, मोलर मास, ठीक है, प्लस परसेंटेज ऑफ O2 इंटू इट्स मोलर मास डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, एवरेज कोई भी एवरेज हो, तो यहाँ से m इसको सॉल्व करो, m को, और परसेंटेज मान लो नाइट्रोजन का परसेंटेज x है और नाइट्रोजन का मोलर मास N2 का कितना होगा 28, प्लस अगर ये x है तो दो ही तो कंपोनेंट है, तो दूसरा ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 100 - x हो जाएगा, ठीक। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होगा 32 डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से m एवरेज की वैल्यू को यहाँ से सॉल्व करो,
ठीक, m एयर को यानी कि एवरेज मोलर मास। इस तो ये क्या आएगा, ये ऑक्सीजन का मोलर मास नहीं है, ये नाइट्रोजन का मोलर मास नहीं है, ये उन दोनों का एवरेज मोलर मास है। क्यों? बिकॉज एयर में क्या है, एयर की डेंसिटी गिवन है और एयर में दोनों अवेलेबल है, नाइट्रोजन भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन भी अवेलेबल है, तो दोनों की डेंसिटी एवरेज है वो। तो एवरेज यानी एयर की डेंसिटी का, यानी उसमें दोनों का मास आएगा, इस मास में दोनों इंक्लूड होंगे, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। ठीक है, तो यहाँ से एवरेज आ जाएगा और ये एवरेज मोलर मास क्या होगा, उन सब का एवरेज। जैसे मैंने आपको बताया था एवरेज कैसे सॉल्व करते हैं, कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर वाला मेथड भी बताया मैंने आपको, एवरेज का, एवरेज मास। आप कोई भी एवरेज सॉल्व करें, एवरेज का ऑलवेज फार्मूला यही होता है, एवरेज इक्वल टू वन कंपोनेंट, मतलब क्वांटिटी ऑफ वन कंपोनेंट इनटू इट्स वैल्यू प्लस क्वांटिटी ऑफ सेकंड कंपोनेंट इनटू इट्स वैल्यू प्लस 3, 4, 5 जितने भी होंगे अप टू n नंबर डिवाइडेड बाय उनका परसेंटेज, क्वांटिटी टोटल जो भी होगी। ठीक है, तो क्वांटिटी हमने x और 100 माइनस एक्स लिया है, तो टोटल क्वांटिटी 100 होगी, तो डिवाइड बाय 100, यहाँ से सॉल्व कर लीजिए जो भी आंसर आता है। ठीक है, मैंने जो सॉल्व किया वो अप्रोक्स 70 के आसपास आ रहा है। ठीक है, तो देख लेना ऑप्शन में जो भी 70 के सबसे क्लोज होगा वही आंसर होगा। कैलकुलेशन थोड़े एरर हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0.0821 ये कंप्लीट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, क्लियर। और ये भी 740 एग्जैक्टली वो 760 नहीं होता है, थोड़ा बहुत वेरिएशंस होते हैं इसमें स्लाइटली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में एरर हो सकता है, ठीक, स्लाइटली एरर। क्लियर, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 1 या 2 पॉइंट्स इधर उधर आ जाते हैं तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसके बाद हम आगे और भी क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, सिर्फ 2 ही चीज़ें मैंने बताया, 2 ही बचे हुए हैं, वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यानी कल ये लेक्चर कंप्लीट, मतलब ये चैप्टर कल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर हम इनके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो असाइनमेंट कम है, मैं और असाइनमेंट सेंड कर दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए। ओके, गुड डे।